नमस्कार। आज हम प्राचीन भारत के एक बहुत ही रोमांचक दौर के पड़ताल कर रहे हैं। वो समय जब छोटे छोटे राज्य, जिन्हें जनपद कहते थे, वो मिलकर बड़े महाजनपदों में बदल गए और फिर कैसे उन सब में से एक मगध एक विशाल साम्राज्य बनकर उभरा। हमारे पास जो स्रोत लें वो इस पूरी यात्रा पर रोशनी डालते हैं। जी बिल्कुल, ये कहानी है लगभग 6ठी सदी ईसा पूर्व से लेकर मान लीजिए 4थी सदी ईसा पूर्व के बीच की। एक ऐसा समय जब उत्तर भारत का पूरा राजनीतिक नक्शा ही बदल रहा था। हाँ, मतलब छोटे राज्यों की जगह बड़े, ज्यादा संगठित, ज्यादा शक्तिशाली राज्य आ रहे थे। बिल्कुल। और इसी उथल पुथल के बीच से निकला भारत का पहला बड़ा साम्राज्य। तो सवाल यह है कि ये सब हुआ कैसे? वो कौन सी वजह थी, कौन से बदलाव थे जिन्होंने इसे मुमकिन बनाया? चलिए इन स्रोतों के जरिए इस सफर को समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं इन महाजनपदों से। ये क्या थे असल में? वैदिक काल के बाद ये अचानक इतने बड़े और महत्वपूर्ण कैसे हो गए? हाँ, देखिए लगभग 600 ईसा पूर्व के आसपास का समय था ये। उत्तर भारत में करीब 16 बड़े और शक्तिशाली राज्य उभर कर सामने आए। इन्हीं को महाजनपद कहा गया। हुआ ये कि जैसे लोहे का इस्तेमाल बढ़ा खेती में, हथियारों में, अच्छा, तो उससे कृषि उत्पादन बढ़ा, ज्यादा स्थायी बस्तियां बनी, व्यापार वगैरह भी बढ़ा। इसी माहौल में ये बड़े राज्य पनपे। 16, ये संख्या तो अपने आप में काफी बड़ी लगती है। और हमें इनके बारे में पता कैसे चलता है? मतलब कौन से स्रोत हैं? इनकी जानकारी हमें मुख्य रूप से उस दौर के ग्रंथों से मिलती है, खासकर बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र। ये ग्रंथ इन 16 महाजनपदों की सूची देते हैं। दिलचस्प है कि धार्मिक ग्रंथ उस समय के राजनीतिक हालात बता रहे हैं। हाँ, असल में ये धर्म उस समाज का हिस्सा थे, तो समाज और राजनीति का जिक्र आना स्वाभाविक था। शासकों से भी इनका जुड़ाव था। सही। तो क्या ये सभी 16 महाजनपद एक जैसे थे या इनमें कुछ ज्यादा खास थे, ज्यादा शक्तिशाली? नहीं, बिल्कुल एक जैसे नहीं थे। हर एक की अपनी पहचान थी, अपनी ताकत। कुछ बहुत प्रमुख थे, जैसे मान लीजिए अंग, ये पूर्वी भारत में था, व्यापार के लिए जाना जाता था। फिर काशी, जो अपनी सांस्कृतिक समृद्धि और रेशम के लिए मशहूर था। काशी तो आज भी है। जी। फिर कौशल, जिसका केंद्र अयोध्या वाला क्षेत्र था। मध्य भारत में अवंती, जो मालवा क्षेत्र में था, बहुत शक्तिशाली था, लोहे के लिए भी जाना जाता था। और यमुना किनारे वात्से, जिसकी राजधानी कौशाम्बी एक बड़ा व्यापारिक केंद्र थी। तो ये कुछ बड़े नाम थे। और आपने शासन व्यवस्था की विविधता की भी बात की थी शुरू में। वो क्या था? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। देखिए, ज्यादातर महाजनपदों में तो राजा का शासन था, मतलब राजशाही थी। लेकिन कुछ ऐसे भी थे जहाँ गणराज्य या गण संघ व्यवस्था थी। गणराज्य मतलब वहाँ कोई एक राजा नहीं होता था, बल्कि लोगों का एक समूह, या यूं कहें कि कुलीन वर्ग के प्रतिनिधियों की एक सभा मिलकर शासन चलाती थी। अरे वाह, ये तो अलग बात है। जी। इसका सबसे मशहूर उदाहरण था वज्जी संघ। इसमें लिच्छवी गणराज्य सबसे ताकतवर था और उनकी राजधानी वैशाली थी। तो एक ही समय में राजशाही भी और गणराज्य भी। कमाल है। लेकिन फिर इन 16 में से मगध ही क्यों? ऐसा क्या खास था मगध में कि वो इन सब पर भारी पड़ गया और सबसे आगे निकल गया? यहाँ कहानी थोड़ी दिलचस्प हो जाती है। हाँ, मगध का उदय वाकई कई वजहों का नतीजा था। एक एक करके देखें तो सबसे पहले तो उसकी भौगोलिक स्थिति। ये मध्य गंगा के मैदान में था और ये इलाका मतलब अविश्वसनीय रूप से उपजाऊ था। जलोढ़ मिट्टी, नदियों का पानी। तो खेती बहुत अच्छी होती होगी। जबरदस्त खेती। इतना अनाज पैदा होता था कि वो न सिर्फ अपनी बड़ी आबादी को खिला सकते थे, बल्कि व्यापार भी कर सकते थे। राज्य के पास पैसा आता था इससे। ठीक है, उपजाऊ जमीन एक बड़ा प्लस पॉइंट। लेकिन सिर्फ खेती से तो साम्राज्य नहीं बनता, शायद संसाधन। बिल्कुल। और यही मगध को एक और बड़ी बढ़त मिली, लोहा। आज का जो दक्षिणी बिहार और झारखंड का इलाका है, वो तब मगध के प्रभाव में था। और वहाँ लोहे के बड़े भंडार थे जो आसानी से निकाले जा सकते थे। उस जमाने में लोहा एक तरह की क्रांतिकारी धातु थी। क्रांतिकारी कैसे? मतलब क्या फर्क पड़ा लोहे से? सोचिए, लोहे से बने हल जमीन को ज्यादा गहराई तक जोत सकते थे, तो पैदावार और बढ़ गई। और शायद उससे भी ज्यादा जरूरी, लोहे से बेहतर और ज्यादा टिकाऊ हथियार बने, तलवारें, भाले, कवच। अच्छा, तो सेना ज्यादा ताकतवर हो गई। हाँ, सीधी सी बात है। मगध की सेना को दूसरों के मुकाबले एक निर्णायक बढ़त मिल गई। ये सिर्फ बेहतर हथियार नहीं थे,
बल्कि खेती से मिली आर्थिक ताकत भी सेना को संभालने में मदद कर रही थी। और एक और चीज का जिक्र आता है अक्सर, हाथी। हाँ, हाथी। वो तो मगध की सेना का एक और तुर्प का इक्का थे। तुर्प का इक्का? जी। इस इलाके के जंगलों में हाथी बहुत मिलते थे। उन्हें पकड़कर ट्रेनिंग दी जाती थी और फिर युद्ध में इस्तेमाल किया जाता था। आप कल्पना कीजिए, दुश्मन सेना के सामने जब विशालकाय हाथियों की कतारें बढ़ती होंगी तो कैसा खौफ फैलता होगा। हाँ, बात तो सही है। वो किलों के दरवाजे तोड़ सकते थे, दलदली जमीन पार कर सकते थे, दुश्मन की पैदल सेना को रौंद सकते थे। ये एक ऐसा सैन्य लाभ था जिसका मुकाबला करना बहुत मुश्किल था उस समय। तो उपजाऊ जमीन हो गई, लोहा हो गया, हाथी हो गए, और नदियां। गंगा के मैदान में तो नदियां ही नदियां हैं। निश्चित रूप से गंगा, सोन, गंडक जैसी नदियां मगध के लिए लाइफलाइन थीं। इनसे सिर्फ सिंचाई के लिए पानी नहीं मिलता था, बल्कि ये यातायात का बहुत सस्ता और आसान साधन भी थी। अच्छा, कैसे? भारी सामान, अनाज, सैनिक सब नावों के जरिए आसानी से और तेजी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाए जा सकते थे। इससे व्यापार को भी बढ़ावा मिला और सेना की मूवमेंट भी तेज हो गई। और मगध की राजधानियों की भी बात आती है, राजगीर और पाटलिपुत्र। उनकी क्या खासियत थी? दोनों ही रणनीतिक रूप से कमाल की जगह थी। राजगीर, जिसे गिरिब्रज भी कहते थे, वो 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था, एक तरह का प्राकृतिक किला। मतलब दुश्मन आसानी से हमला नहीं कर सकता था? बिल्कुल, बहुत मुश्किल था उस तक पहुंचना। बाद में जब राजधानी पाटलिपुत्र बनी, यानी आज का पटना, तो वो गंगा, सोन और गंडक नदियों के संगम पर थी। इसे तो इतिहासकारों ने जल दुर्ग कहा है, यानी पानी का किला। नदियों ने इसे प्राकृतिक सुरक्षा दी। अच्छा। और साथ ही इन दोनों राजधानियों को मजबूत किलों से और सुरक्षित बनाया गया था। तो आप देख सकते हैं, भूगोल और संसाधनों ने मगध को एक बहुत मजबूत आधार दिया। ये तो हुई हालात की बात, परिस्थितियां। लेकिन इन परिस्थितियों का फायदा उठाने के लिए तो दमदार नेतृत्व भी चाहिए होता है ना? बिल्कुल सही कहा आपने। तो किन शासकों ने मगध को इतना शक्तिशाली बनाया? मगध इस मामले में भाग्यशाली रहा कि उसे कई महत्वाकांक्षी और काबिल शासक मिले। शुरुआत होती है हर्यंक वंश से। इसके शासक थे बिंबिसार, लगभग 543 से 492 ईसा पूर्व। उन्हें मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अच्छा, बिंबिसार। उन्होंने सिर्फ युद्ध ही नहीं किए, बल्कि पड़ोसी राज्यों जैसे कोसल और लिच्छवियों के साथ वैवाहिक संबंध भी बनाए, अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए। उन्होंने अंग महाजनपद को जीता और एक कुशल प्रशासन की नींव डाली। कहते हैं वो महात्मा बुद्ध के समकालीन थे और उनका आदर भी करते थे। और उनके बेटे अजातशत्रु, उनका नाम तो काफी सुनने में आता है, शायद ज्यादा आक्रामक राजा के तौर पर। हाँ, अजातशत्रु लगभग 492 से 460 ईसा पूर्व तक वो अपने पिता से भी ज्यादा आक्रामक और आक्रामक थे। उन्होंने अपने ननिहाल यानी लिच्छवियों के शक्तिशाली वज्जी संघ को हराया। इसके लिए उन्होंने कूटनीति का भी इस्तेमाल किया, फूट डालने की नीति अपनाई। अच्छा, लिच्छवियों को हराया उन्होंने? जी। और काशी पर भी पूरा नियंत्रण कर लिया। उनके समय में मगध की ताकत और सीमाएं दोनों का काफी विस्तार हुआ। उन्हीं के संरक्षण में राजगीर में पहली बौद्ध संगीति यानी बौद्ध परिषद भी हुई थी। हर्यंक वंश के बाद कौन आया? क्या मगध का विस्तार रुका या जारी रहा? नहीं, विस्तार जारी रहा। हर्यंक वंश के बाद शिशुनाग वंश सत्ता में आया। इस वंश के संस्थापक थे शिशुनाग। उन्होंने एक बहुत बड़ी जीत हासिल की। उन्होंने अवंती के शक्तिशाली राज्य को जीतकर मगध में मिला लिया। अवंती को? वो तो बड़ा प्रतिद्वंदी रहा होगा। हाँ, अवंती मगध का पुराना और ताकतवर प्रतिद्वंदी था। उसे हराना मगध के वर्चस्व के लिए बहुत जरूरी था। ये एक बड़ी उपलब्धि थी। शिशुनाग वंश के ही एक और शासक थे कालाशोक। उनके समय में राजधानी स्थायी रूप से पाटलिपुत्र ले जाई गई। अच्छा, तो पाटलिपुत्र राजधानी इनके समय में बनी? जी, स्थायी रूप से। पाटलिपुत्र का महत्व यहीं से और बढ़ गया और वो आने वाली कई सदियों तक भारत की राजनीति का केंद्र बना रहा। और फिर नंद वंश के शासक, जिनके बारे में तो कहा जाता है कि उन्होंने सचमुच एक साम्राज्य खड़ा कर दिया था। हाँ, नंद वंश को मगध के उत्कर्ष का चरम बिंदु कह सकते हैं। खासकर इसके संस्थापक महापद्म नंद। पुराणों में उन्हें सर्व क्षत्रांतक कहा गया है। सर्व क्षत्रांतक मतलब सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला। और एक राट भी कहा गया है, यानी एकमात्र सम्राट। बाप रे, ये उपाधियां तो बहुत कुछ कहती हैं। जी, ये बताती हैं कि वो कितने शक्तिशाली रहे होंगे।
माना जाता है कि उन्होंने उत्तर भारत के लगभग सभी पुराने राजवंशों को हराया और एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया। शायद कलिंग यानी आज के उड़ीसा तक उनका साम्राज्य फैला हुआ था। इतना बड़ा साम्राज्य? और उनकी सेना के बारे में भी बहुत कुछ कहा जाता है ना? हाँ, कहा जाता है कि नंदों की सेना उस समय की सबसे विशाल सेनाओं में से एक थी। यहाँ तक कि यूनानी लेखक जो सिकंदर के साथ आए थे, उन्होंने भी नंदों की विशाल सेना का जिक्र किया है। अच्छा, क्या लिखा उन्होंने? उन्होंने लिखा है कि नंदों के पास लाखों पैदल सैनिक, हजारों घुड़सवार, रथ और सबसे खास बात हजारों युद्ध हाथी थे। हजारों हाथी? जी, इसी सैन्य बल के दम पर उन्होंने इतना बड़ा साम्राज्य बनाया और उसे कंट्रोल में रखा। उन्होंने एक केंद्रीकृत प्रशासन और व्यवस्थित टैक्स सिस्टम भी लागू किया, जिससे साम्राज्य को चलाना आसान हुआ। महापद्म नंद और उनके उत्तराधिकारियों ने मगध को सचमुच भारत का पहला साम्राज्य बना दिया। तो ये साम्राज्य अंदर से कैसा दिखता था? हमने शासकों की बात की, युद्धों की, विस्तार की, लेकिन आम लोगों के लिए क्या मतलब था इसका? प्रशासन कैसे चलता था? अर्थव्यवस्था कैसी थी? देखिए, जैसा हमने नंदों के बारे में कहा, एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन मतलब केंद्रीकृत प्रशासन विकसित हो चुका था। केंद्र था पाटलिपुत्र। साम्राज्य चलाने के लिए अधिकारियों का एक पूरा सिस्टम था, एक तरह की नौकरशाही। राज्य की आमदनी का मुख्य जरिया था लैंड टैक्स यानी भूमि कर, जो किसानों से लिया जाता होगा। हाँ, किसानों की उपज का एक हिस्सा। इसके लिए शायद जमीन की नाप जोख और उपज का अनुमान लगाने की कोई व्यवस्था रही होगी। और अर्थव्यवस्था सिर्फ खेती पर ही निर्भर थी या और भी कुछ था? खेती मुख्य आधार जरूर थी। गंगा के मैदान की उपजाऊ जमीन और लोहे के औजारों ने उसे बहुत उत्पादक बना दिया था। लेकिन सिर्फ खेती नहीं, लोहे और तांबे जैसी धातुओं का खनन होता था, उनसे जुड़े उद्योग थे। व्यापार और वाणिज्य भी काफी फल फूल रहा था। व्यापार कैसे होता था? नदियों के रास्ते से, जैसा हमने बात की, और जमीनी मार्गों से भी माल एक जगह से दूसरी जगह जाता था। शहर विकसित हो रहे थे। पाटलिपुत्र तो एक बड़ा शहर बन ही चुका था। सिक्कों का इस्तेमाल भी बढ़ रहा था, जिससे लेन देन में आसानी हुई। और सैन्य संगठन के बारे में थोड़ा और बताएं। हाथियों की भूमिका तो समझ आई, लेकिन बाकी सेना कैसी थी? सेना बहुत संगठित और बड़ी थी। इसमें बड़ी संख्या में पैदल सैनिक थे, जिन्हें पदाती कहते थे। वो सेना का मुख्य हिस्सा होते थे। फिर कुशल घुड़सवार थे, अश्वारोही, जो तेजी से हमला करने और जासूसी वगैरह में काम आते थे। युद्ध रथ भी थे, रथी। हालांकि शायद धीरे धीरे उनका महत्व कुछ कम हो रहा था हाथियों के मुकाबले। और हाथी सेना तो थी? हाँ, गज सेना, जो मगध की खास पहचान और ताकत थी। इन सबको मिलाकर एक स्थायी और प्रोफेशनल सेना रखी जाती थी, जिसका खर्च राज्य उठाता था। यही मजबूत सेना मगध के विस्तार और उसकी सुरक्षा का आधार थी। और उस दौर के सांस्कृतिक माहौल पर थोड़ी बात करें, क्या चल रहा था धर्म और समाज में? देखिए, ये वो दौर था जब पारंपरिक वैदिक धर्म तो था ही, लेकिन उसके साथ साथ नई धार्मिक और दार्शनिक विचारधाराएं भी जोर पकड़ रही थीं, खासकर बौद्ध धर्म और जैन धर्म। हाँ, बुद्ध और महावीर इसी दौर के थे। इन नए आंदोलनों का एक प्रमुख केंद्र था। हमने जिक्र किया कि बिंबिसार और अजातशत्रु जैसे शासकों ने बुद्ध और महावीर दोनों का सम्मान किया, उन्हें संरक्षण भी दिया। पहली बौद्ध संगीति अजातशत्रु के समय हुई। बाद में मौर्य शासक अशोक के समय तीसरी बौद्ध संगीति भी पाटलिपुत्र में ही हुई। अच्छा, तो मगध सिर्फ राजनीतिक और सैन्य ताकत का केंद्र ही नहीं था, बल्कि नए विचारों के पनपने और फैलने का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र बन रहा था। इसका समाज और संस्कृति पर एक गहरा असर पड़ा। तो अगर हमें इस पूरी चर्चा को समेटना हो, एक निचोड़ निकालना हो, तो भारतीय इतिहास के लिए मगध साम्राज्य का क्या महत्व मानेंगे? इसने आगे के लिए क्या रास्ता तैयार किया? देखिए, मगध का सबसे बड़ा महत्व ये है कि इसने भारत में पहली बार एक बड़े सेंट्रलाइज्ड मतलब केंद्रीकृत और सुसंगठित साम्राज्य की नींव रखी। इसने उस राजनीतिक बिखराव को तोड़ा जो पहले था, जहां छोटे छोटे राज्य आपस में ही लड़ते रहते थे। मगध ने दिखाया कि एक बड़े इलाके पर एक शासन कायम किया जा सकता है। और इसी नींव पर आगे मौर्य साम्राज्य बना। बिल्कुल। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये वही मजबूत राजनीतिक, प्रशासनिक और सैन्य नींव थी जिस पर आगे चल के चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की मदद से मौर्य साम्राज्य खड़ा किया, जो मगध से भी कई ज्यादा विशाल था। मौर्यों ने असल में मगध द्वारा स्थापित व्यवस्था को ही और बेहतर और बड़ा बनाया।
तो मगध ने भारतीय राजनीति, प्रशासन, अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा दी। ये सचमुच, जैसा स्रोत कहते हैं, स्थानीय राज्यों से साम्राज्य की ओर बढ़ते भारत का एक निर्णायक मोड़ था। वाकई महाजनपदों के दौर से मगध का एक तरह से सबसे शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में उभरना, ये भूगोल, संसाधन, महत्वाकांक्षी नेतृत्व और सैन्य तकनीक के मेल की एक जबरदस्त कहानी है। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ सही समय पर सही जगह हुआ मगध के लिए। बिल्कुल, ये कहानी हमें दिखाती है कि इतिहास कैसे बनता है। सिर्फ एक कारण काफी नहीं होता। जब अनुकूल भौगोलिक और आर्थिक स्थितियां हों, तकनीकी बढ़त हो, जैसे लोहे का इस्तेमाल, और साथ में प्रभावी नेतृत्व भी हो, तो बड़े बदलाव मुमकिन हो पाते हैं। मगध का उदय कोई एक रात में हुई घटना नहीं थी, बल्कि इन सब चीजों के धीरे धीरे सही तालमेल में आने का नतीजा था। आज की इस पूरी बातचीत से एक सवाल मेरे जहन में अटक सा गया है। क्या सवाल? हमने बात की कि मगध में राजशाही थी, राजा का शासन था, वो सबसे शक्तिशाली था। लेकिन साथ ही हमने वज्जी संघ जैसे गणराज्यों का भी जिक्र किया, जहां शासन एक समूह के हाथ में था, राजा नहीं था। जी। तो मुझे ये सोचने पर मजबूर कर रहा है कि उस प्राचीन काल में, मतलब करीब 2500 साल पहले, ये दो बिल्कुल अलग तरह की व्यवस्थाएं, एक व्यक्ति का शासन और एक समूह का शासन, ये एक ही समय में एक दूसरे के बगल में कैसे मौजूद थी? ये दिलचस्प सवाल है। क्या उनके बीच सिर्फ टकराव ही था, जैसा हमने अजातशत्रु और वज्जी संघ के बीच देखा, या फिर क्या किसी स्तर पर विचारों का या शासन चलाने के तरीकों का कोई लेन-देन भी होता होगा? ये जानना दिलचस्प होगा कि उस जमाने में ये अलग-अलग राजनीतिक प्रयोग एक दूसरे को कैसे देखते थे, और शायद अनजाने में ही सही एक दूसरे को प्रभावित भी करते थे या नहीं। ये आगे और खोजबीन का विषय हो सकता है ना? हाँ बिल्कुल, ये सोचने वाली बात है कि क्या राजशाही और गणराज्य के बीच सिर्फ विरोध था, या किसी तरह का संवाद भी संभव था उस दौर में।